उम्र भर का साथ, रिचिंग टुमारो, वो छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज ही तो था। फिर क्यों बेचैन उठे रविकांत? इस उबड़ खाबड़ पड़े लॉन में धूप को रोनते हुए ना जाने कितने चक्कर लगा डाले थे उन्होंने। बुलू आ रही है कल, ना जाने कितने सवाल करेगी अपनी माँ के बारे में। हर बार यही तो होता है, जब भी कोई समस्या होती है तब वे रात के वीराने में इसी तरह बौखलाए से चक्कर लगाते रहते हैं। प्रभा ही उन्हें आकर इस संकट से उबार ले जाती है और वो अबोध नन्हे बच्चे की तरह चुपचाप उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। सब कुछ भूलकर चैन की नींद सो जाते हैं। पर आज ऐसा नहीं हुआ। हॉस्पिटल में प्रभा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। आज की रात निकल जाएगी उतना ही उम्मीद नहीं है रविकांत को। हालांकि डॉक्टर डिसूजा उन्हें इस तरह परेशान ना होने की कई बार सलाह दे चुके हैं। पिछले 30 बरस के वैवाहिक जीवन में कितने ही जलजले आए और चले गए, लेकिन रविकांत हमेशा चट्टान की तरह अड़िग रहे। चाहे आर्थिक समस्या हो या बच्चों की बीमारी या फिर वो ऑफिस की समस्या ही क्यों ना जूझ रहे हों, अपना संतुलन उन्होंने कभी नहीं खोया। प्रभा विचलित होती तो भी डांट डपट कर उन्हें शांत कर देती। पापा अंदर चलकर सो जाइए ना। निशित को सामने देखकर हैरान रह गए रविकांत। अरे तुम? जी मैंने देखा आप बहुत देर से लॉन में टहल रहे हैं। बिना कुछ बोले रविकांत अपने कमरे में चले आए। निशित के कमरे से छन कर आती मध्यम रोशनी, चूड़ियों की खनखनाट और पायल की रुंझुन से उन्होंने अनुमान लगाया शायद दोनों जग रहे हैं। रात किसी पार्टी में गए थे, देर से लौटे हैं। फोम के नरम गद्दों पर जैसे सांप रेंगने लगे थे। नींद पलकों से कोसों दूर थी। अचानक जैसे यादों के झोंकों ने उन्हें 30 साल पीछे पलट दिया। मन के समंदर में बहते बहते वो वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्होंने प्रभा के साथ जिंदगी की शुरुआत की थी। प्रभा उनके इर्द गिर्द यूं चक्कर काटती थी जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज का चक्कर काटती है। रविकांत के व्यवहार से हमेशा 17वीं सदी के सामंतवादी जमींदारों के व्यवहार से बू आती। नाश्ता ना बहुत गर्म हो और ना बहुत ठंडा, रविकांत की हिदायत रहती। च्यवनप्राश का ढक्कन खोलकर रखा जाता। विटामिन सी की गोली का रेपर से निकालकर तस्तरी में रखी रहती। जूता ऐसे रखा जाता ताकि पांव डालने में असुविधा ना हो। इसके बावजूद खुश होने की बजाय रविकांत पत्नी को टोक देते। कोई काम सलीके से करना नहीं आता तुम्हें? इतनी सारी चीजें सुबह सुबह भला कोई कैसे खा सकता है? इंसान खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। रविकांत ने कभी एहसास ही नहीं कराया पत्नी को कि उसका सानिध्य उन्हें भाता है। प्यार मन से किया जाता है, दिखावे से नहीं। उसका प्रदर्शन छिछोरे लोग करते हैं कहकर रविकांत अपना अहम शांत कर लेते और प्रभा मन मासूर कर रह जाती। प्रभा से उन्होंने तन मन की अथाह गहराइयों से प्रेम किया था। बच्चों को भी वो इतना प्यार कभी नहीं कर पाए। शायद बच्चों ने भी उनसे प्यार की उम्मीद कभी की ही नहीं। कट्टर नौकरशाह पिता को बच्चे भी कैसे प्यार कर सकते थे भला? ये तो गिव एंड टेक का मसला होता है, जितना बोओगे उतना ही काटोगे। लेकिन प्रभा बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बनी। उन्होंने बहुत प्यार दिया बच्चों को और वो प्यार उसी तरीके से उन्हें मिला भी। घर द्वार व्यवस्थित था। निशित और बुलू अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे। रविकांत का करियर आकाश की ऊंचाइयों पर छू रहा था। पर क्यों नहीं संतुष्ट रह सकी प्रभा कभी भी? अतृप्ति की परछाई क्यों छाई रहती थी हमेशा उसके चेहरे पर? तभी एक धमाका सा हुआ। अरे आज भाभी जी की कविता सुनी? भाई बड़ा सोज है उनकी आवाज़ में, रविकांत की कुलीन ने बड़े उत्साह से बताया तो वो हैरान रह गए। क्या कह रहे हो? हाँ सही कह रहा हूँ, आज ही सुनी है। अरे भाई कोई और होगी। रविकांत फोन पर अपने कुलीन का चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उसके मुंह से प्रभा की तारीफ सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। अरे नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। कामत के एक फंक्शन में सुनी थी भाभी जी की कविता। रविकांत ने कविता लिखने या पढ़ने के लिए प्रभा को कभी नहीं रोका, लेकिन कभी उसकी तारीफ भी नहीं की। घर पत्र पत्रिकाओं से भरा रहता। बीच बीच में प्रभा की कविता कहानियों के छपने की जानकारी भी मिलती रहती। डाक का पुलिंदा खोलकर चपरासी प्रभा की डाक छाट कर अलग कर देता, लेकिन रविकांत कभी उनकी रचनाओं पर कोई बात ना करते। प्रभा को हैरानी होती कि बाहर कितना मान सम्मान मिल रहा है उन्हें, लेकिन पति की नज़रों में वह एक साधारण सी गृहस्थ है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्रभा कभी उनसे अपनी रचनाओं के बारे में बात करती भी तो रविकांत उसे झिड़क देते। कविता कहानियों से क्या पेट भर सकता है कहकर वे अपना अहम शांत कर लेते।
उस कहानी में बड़ा दर्द था। आपकी फ़ोटो उस मैगजीन में देखी, वो कविता दिल को छू गई। लोगों से पत्नी की तारीफ सुनकर भी रविकांत नज़रअंदाज कर जाते। शुरू में रविकांत पर ईर्ष्या का जहर चढ़ा कि उन्होंने प्रभा से बातचीत करना तक बंद कर दी। प्रभा ने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया, लेकिन प्रभा की खामोशी उन्हें बीमार करती चली गई और आखिरकार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अचानक पत्नी की कराहत ने उनकी सोच में खलल पैदा की। कुछ चाहिए प्रभा? नहीं। तेज दर्द में प्रभा बेड के पास रखे टेबल से पेन किलर की दवा और पानी पीने की कोशिश करने लगी। रविकांत ने तुरंत उठकर कहा, ठहरो, मैं देता हूँ, रहने दो, तकलीफ होगी तुम्हें। सुनकर रविकांत अबाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये शिकायत है या उलाहना। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि पत्नी की इतनी बड़ी बीमारी का कारण वे खुद हैं। रविकांत का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। आंसू के 2 कतरे प्रभा की गर्दन पर लुढ़क गए। आप रो रहे हैं? प्रभा ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कुछ हो गया तो? पत्नी के कंधों पर सिर रखकर रविकांत सिसक उठे। तो क्या हुआ? सूरज हर दिन निकलेगा, चांद हर दिन निकलेगा, जीवन यूं ही चलता रहेगा। आज तक उपेक्षित अवहेलित पत्नी की डूबती आवाज़ ने उनके कलेजे को जैसे तार तार कर दिया था। ना जाने कितनी देर तक वो सिसकते रहते अगर निशित और रिचा उनकी तंद्रा ना भंग कर की होती। पापा, आप घर पर जाइए, पूरी रात जागे हैं, कल माँ का ऑपरेशन है, कहीं आप बीमार ना पड़ जाए। वो सोचने लगे, काश ऐसा हो जाए तो अच्छा है। वैसे भी प्रभा के बिना उनका जीवन निरर्थक है। मन में भारी सा बोझ था। कैसे कहते, मुझे और प्रभा को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो तुम लोग, कहीं कल की सुबह आज की सुबह से अलग ना हो। पर कुछ नहीं कहा गया उनसे। चुपचाप धीमे कदमों से चलकर कमरे से बाहर हो गए। अगले दिन प्रभा का ऑपरेशन था। रविकांत आंखें बंद कर सोचने लगे, नियति के आगे अगर डॉक्टर का बस भी ना चला तो क्या उसकी प्रभा चली जाएगी, वो अकेले रह जाएंगे और प्रभा किसी ऐसी दुनिया में होगी जहां अंधेरे और उजाले की कोई समस्या नहीं होती। अभी तो उन्हें बहुत कुछ कहना सुनना था। आंखें फिर गीली हो गई। अचानक कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, मुबारक हो मिस्टर रविकांत, ऑपरेशन सफल हुआ, अब आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। यह अमृतवाणी सुनकर उन्होंने दोनों हाथों से कसकर डॉक्टर की मुट्ठी भींच दी। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक बड़ी सफलता का एहसास हुआ, पर उसके बाद भी उनके आंसू नहीं थम रहे थे। अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए रविकांत ने मुस्कुराकर अपनी नज़र सामने लेटी प्रभा पर जमा दी। वो आने वाले सुनहरे कल की तलाश में थे। रविकांत अब बदल चुके थे। अब वे अपनी प्रभा से प्यार जताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अहम को अपने प्यार के बीच नहीं आने देंगे। रविकांत अब जिंदगी जीने का नया अंदाज सीख चुके थे। इस कहानी की लेखिका है पुष्पा भाटिया जी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।